नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ जैसा कि आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराता रहता है, तो इसी क्रम में अब क्योंकि जो है विधानसभा के चुनाव निपट चुके हैं और अब जो है विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और आप जानते हैं सूची जो है समाजवादी पार्टी ने भी जारी कर दी है और भाजपा ने भी अपनी सूची जारी कर दी। जो पहली सूची है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। तो ऐसे में ही हम मौजूद हैं झांसी में, और झांसी में आप जानते हैं आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इससे काफ़ी लोग जानते होंगे, इस चेहरे को काफ़ी लोग जानते होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में 2 बार MLC रहे श्याम सुंदर सिंह यादव जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और इसके साथ ही सबसे पहले खरी बात न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको समाजवादी पार्टी ने अपना MLC का प्रत्याशी घोषित किया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। खरी बात में आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न विधायक जी मेरा यही है कि आपको क्योंकि MLC का टिकट मिला है तो अब किन मुद्दों पर जो है ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या आप पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने जो कार्यक्रम किए हैं उस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं, या आप 2 बार पहले MLC रहे हैं उन उपाधियों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है? देखिए, प्रजातंत्र में जनमत सबसे बड़ा होता है जी। और जो समाजवादी पार्टी है, पूर्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है जी, उसमें जो काम किए हैं वो जनता के बीच में सारे काम आए। और जब जनता के बीच में कोई अच्छे काम करता है तो जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो जब विपक्ष में होती हैं तो वो उसको मुद्दे को उठाने का काम करती हैं, बनाने का काम करती हैं। 12 से लेके 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे हमारा रोड वर्क हो डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो बिल्डिंग वर्क को लेकर के, ग्रामीण विकास को लेकर के, शहरी विकास को लेकर के, चारों तरफ कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद जब सर्विस में आए, पढ़ाई के एजुकेशन के मामले में आए तो वहाँ पे भी उन्होंने बेटियों के लिए, बेटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो कन्या विद्याधन देने का काम किया था, लाखों बेटियों को देने का काम किया। लैपटॉप भी, चूँकि नई शिक्षा प्रणाली हो गई और नई शिक्षा प्रणाली में अब जब शिक्षा कंप्यूटराइज हो जाती है तो उसमें उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। और हमारे जो बेरोजगार छात्र थे, जो बच्चे थे, जो वादा किया था कि हम या तो सर्विस देंगे, सर्विस नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, तो उन्होंने सर्विस दी। हर विभाग में, ऐसा कोई विभाग नहीं था जहाँ नौकरियाँ माननीय अखिलेश यादव की सरकार में ना दी गई हूँ। फिर भी कुछ जो रह गए थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, जैसे किसान की डेथ हो जाती थी तो मंडी से 5 लाख रुपए देने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया। हमारी जो वृद्धाएं हैं उनको पेंशन देने का मुख्य रूप से जो है पार्टी की जो कार्यक्रम रहे हैं, पार्टी की जो नीतियां रही हैं, उन्होंने जो काम किए हैं, उन मुद्दे पर आप जो है ये चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, वो तो मुद्दा जो पार्टी का बताया वो है, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, इस विधान परिषद के चुनाव की बात है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि हम 1998 में यहाँ से विधान परिषद से चुन के गए और जब विधान परिषद से चुन के गए और दोबारा हमको फिर से 2004 में चुनने का मौका मिला तो 2010 तक रहे। उस पीरियड में जो जनहित के काम थे पूरे के पूरे, जो हमारे 3 जिले थे उनमें हमने कराने का काम किया और पूरे हर गांव तक पहुंचने का काम किया। जो जन भावनाएँ थीं लोगों की, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चूँकि ये बुद्धिजीवी मतदाता होता है, जो जनता चुनती है उन मतदाता वो लोग हमको चुनने का काम करते हैं। तो जो पढ़ा लिखा होता है, बुद्धिजीवी मतदाता होता है, अपने गांव के विकास की सोचता है, अपने क्षेत्र के विकास की सोचता है। यहाँ तक कि इसमें विधायक और सांसद भी मत करते हैं। तो जब भी कोई योजना आती है सरकार की, सरकारें कोई भी रहें, जो योजना आती हैं उनमें सहभागिता सारे लोगों की होती है, उसमें विधान परिषद सदस्य की होती है। हमने कोशिश की हमेशा कि क्षेत्र का विकास हो और जो योजनाएं चाहे केंद्र से आएँ चाहे प्रदेश से आएँ, उनको हमारे बुंदेलखंड में और ख़ास तौर से झांसी मंडल में हमने पूरा प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विकास हो। और जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं ये समझ पाता हूँ कि किसी का हमने
कभी कोई नुकसान किया हो या किसी के ऊपर कोई किसी तरह से द्वेष भावपूर्ण भावना से राजनीतिक तरीके से किसी का नुकसान किया हो। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जनता का प्रेम है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, चूँकि सभी लोग विद्वान हैं, वो हमको फिर से चुनने का काम करेंगे और जब हम फिर से चुन के जाएंगे तो पुनः जनता के बीच में हम सभी प्रतिनिधियों का ध्यान रखेंगे। हमारे ग्राम प्रधानों की जो समस्याएं होंगी, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की, पार्षद लोगों की जो समस्याएं होंगी, जिला पंचायत सदस्य के लोगों की समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को निपटा करके हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। प्रश्न जो है वो इस वक्त पर बहुत अहमियत जो रख रहा है वो ये है कि आप जानते हैं कि अभी अभी सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और आप जो है देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनी। जब 2016 में लास्ट टाइम जब चुनाव हुए एमएलसी के, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 33 में से 30 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के बने थे। तो क्या इसका कोई प्रभाव इस पर पड़ सकता है? इस बार अब जो सरकार है भाजपा की है, इससे कोई इस चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है एमएलसी के? अब 33 में से 30 आपने बताया कि बने हैं, हम मानते हैं क्योंकि बहुमत की सरकार है। जो जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो जनादेश सबको स्वीकार करना चाहिए, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव की बात है, ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। जो एमएलसी का चुनाव है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, और हमें पूर्ण विश्वास है जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा है 12 साल का, हमारा किसी से मनभेद नहीं रहा, मतभेद नहीं रहा, तो हमें विश्वास है कि लोग हमको मत करेंगे और पुनः चुन करके हम आएंगे। अच्छा, क्या ऐसी वजह रही कि ये जैसे कि इस चुनाव में आप लोगों ने, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरा जोर लगा दिया था इस चुनाव में, लेकिन फिर भी जो परिणाम है वो विपरीत आए, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब अपना विजय रथ शुरू किया तो जनता का अपार प्रेम उसने उनको मिला, और जब अपार प्रेम उसने मिलने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश से भी हेवी देश की राजनीति चलती है। यहाँ से भी जो प्रधानमंत्री बनते हैं हमेशा उत्तर प्रदेश से बनते आए ज़्यादातर। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, जितने देश में नेता थे, वे सारे लोगों ने आकर के माननीय अखिलेश जी को घेरने का काम किया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अखिलेश जी को कि वो अकेले ही लड़ते रहे और उनके जो सहयोगी दल थे वो भी उनके साथ रहे, और वो 47 सीट से लेके 122 और 125 सीट तक उनका गठबंधन पहुंचा। तो इसलिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। और अब देखेंगे जो प्रजातंत्र में जो इन्होंने लुभावनी बातें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाहे 12-17 का घोषणा पत्र देख लो, चाहे 14 का घोषणा पत्र देख लो, और चाहे 19 का देख लो, एक भी बातों पर खड़े नहीं उतरे। केवल उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर दिखा करके एक भयभीत वातावरण बनाया, और जब जनता को भयभीत कर दिया तो जनता ने उनको मत देने का काम किया है। लेकिन वो उनकी जो भयभीत करने की बात थी वो सामने आ जाएगी। देखते हैं कितने वो वादे निभाते हैं, और धीरे धीरे उनका भी जो वादे निभाने का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, अपने बुंदेलखंड में भी कई वादे निभाए थे। उन्होंने कहा था बुंदेलखंड प्रांत बना देंगे। 2014 में माननीय उमा जी जब यहाँ से सांसद लड़ी थी और इसके बाद वो मंत्री भी बनी, फिर कहाँ गया उनका वो वादा? कोई नहीं निभाया। इसके बाद और भी जो वादे थे, चाहे नौकरी देने का वादा हो बेरोजगारों को, वो भी नहीं हुआ, चाहे किसानों की आय दुगनी को कोई नहीं किया। अगर हम झांसी ललितपुर लोकसभा की ही बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफा भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, इसके बाद बहुत बड़े मार्जिन से जीती है भाजपा। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपका झांसी, जालौन, ललितपुर मंडल है, तो इसमें आपको क्या लगता है कोई प्रभाव एमएलसी के चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, हमने अभी पहले भी कहा है कि जैसा कि आप भी जानते, सारे लोग बुंदेलखंड के लोग जानते हैं, ये चुनाव इसमें नहीं संबंध होता है, ये चुनाव जनप्रतिनिधियों का है, और जनप्रतिनिधि जहाँ तक हमारी भावना को समझेंगे, हमें उम्मीद है कि वो हमको जिताने का काम करेंगे। जी, मतलब मेरा प्रश्न यही है, जैसे आप कह रहे हैं कि जनता का नहीं है, जनप्रतिनिधियों का ये चुनाव है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी ज़्यादातर उसी पार्टी के जाकर बैठे हैं, आप ये भी देख रहे हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे विलेज में जो प्रधान हैं वो हम लोगों के ज़्यादा हैं, बीडीसी सदस्य ज़्यादा हैं, जिला पंचायत में आपने देखा है, जो अभी ब्लॉक के चुनाव हुए उनमें देखा है कि ज़बरदस्ती करके सरकार ने, क्योंकि सरकार डबल इंजन की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ज़बरदस्ती करके अपने प्रतिनिधि चुनने का काम किया है, तो जनता सब जानती है
तो ये अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारी जनता की ओर से है ये कि जब 2016 में यही सीट जिस पर अभी आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, इस पर रमा निरंजन जी को एमएलसी का टिकट दिया गया था, वो एमएलसी बनी भी। उसके बाद जो है उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली और अब उनका भाजपा से भी टिकट हो चुका है। तो क्या कुछ ऐसी वजह रही कि वो यहाँ से गई? क्या उनको उचित सम्मान नहीं मिला या क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही? ये व्यक्तिगत मामला होता है। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है जी। और उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो वो बता सकती हैं कि किस तरह से। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, कि भी कोई आपस में अनबन हो जाती है तो पार्टियां छोड़ देते हैं। मैंने भी 2012 में पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी से हम भी चुनाव लड़े थे। तो इसलिए किसी के ऊपर टिप्पणी करना खुद हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। तो ये तो आना जाना पार्टियों में लगा रहता है। टक्कर कैसी लग रही है आपको कि कैसी टक्कर होगी उनसे अब आपकी? क्योंकि आप लोग साथ में रहे हैं, एक ही पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो साथ में भी रहे होंगे, जानते होंगे आप कैसी हैं, क्या हैं, कितना जन समर्थन मिलता है उन्हें? नहीं, ये जन समर्थन तो ऐसा है कि जब हम पहले 1998 में जब हम चुनाव लड़े थे तो आदरणीय माननीय भाई साहब चुनाव लड़ रहे थे और वो उस समय जो है हमारे विद्युत निगम के चेयरमैन भी थे, उन पर दर्जा था मंत्री का, बीजेपी की सरकार भी थी, बहुजन समाज पार्टी सहयोगी सरकार थी। तो हम लोग चुनाव लड़े और जनमत जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हमको दिया था, जीते थे। इसके बाद 2004 में लड़े, माननीय मुन्नू सिंह जी भी चुनाव लड़े, हम लोगों दोनों का आपस में चुनाव हुआ, बहुत अच्छे संबंध रहे हम लोगों के, आपस में थे, लड़े। अब मान लो अभी आदरणीय भाभी जी को टिकट मिला है तो हम तो यही कहेंगे कि हम लोग आराम से चुनाव लड़ेंगे, जनमत जिसके साथ होगा वो चुनाव जीतेगा। चलिए ठीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी जनता को? देखिए, इस चुनाव के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि जो विधान परिषद का चुनाव होने जाता है, सभी लोग मिलकर के अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, सौहार्द वातावरण में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई किसी से द्वेष नहीं रखेंगे और जनमत के आधार पर हमें विश्वास है कि जो हमने पूर्ण काम किए हैं, जो लोगों से जुड़े रहे हैं, क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं हमेशा वही दोबारा चुन के आते या सीट बदल जाती है आरक्षण के आधार पर, तो उन्हीं के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव अच्छा होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगा और समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ से जीत करके जाएगी। चलिए, तो आज हमारे साथ मौजूद थे श्याम सुंदर सिंह यादव जी और इनसे आपको रूबरू कराया और आपको बताया कि कैसे जो है अपने जो इनका कार्यकाल रहा है एमएलसी का, उसके बेसिस पर, उसकी उपलब्धियों पर और अखिलेश सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो काम रहे हैं, उनके बेसिस पर ये इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि इस चुनाव में क्या होता है, कितने इन्हें वोट मिलते हैं, क्या होता है, किस तरीके से जो है जीतते हैं या क्या होता है, परिणाम क्या आते हैं, वो देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।